वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ सीमा, योर पॉलिटी एजुकेटर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, भारत और उसके पड़ोसी देश। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया के अंतर्गत आने वाले राष्ट्र कौन कौन से हैं, उनके भारत के साथ कैसे संबंध है, इनके बारे में पढ़ा था। तो पहला दक्षिण एशिया का जो राष्ट्र है वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कब कब लोकतंत्र रहा और कब कब सैन्य शासन लागू हुआ, इनके बारे में पढ़ा था। और इसके साथ साथ में वहाँ पर सैन्य शासन लागू रहने के क्या क्या रीज़न हैं और लोकतंत्र ना लागू हो पाने के क्या क्या कारण हैं, इनके बारे में भी पढ़ लिया था। इसके साथ साथ में फिर हमने पढ़ा था बांग्लादेश में लोकतंत्र। बांग्लादेशी जो संकट है 1971 का, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में लड़ाई थी, उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे उनको, जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे उनके बराबर उनको सारे अधिकार और राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, इसीलिए यहाँ पर ये युद्ध हुआ। और जो कि पूर्वी पाकिस्तान बाद में 1971 में भारत ने उसकी ओर से लड़ाई लड़ी, युद्ध किया और इस युद्ध को विजय प्राप्त करने के बाद उसे एक बांग्लादेश स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। इसके साथ साथ में इसके बाद में हमने नेपाल में राजतंत्र कैसे रहा, कब तक रहा और इसके क्या कारण रहे, इसके साथ साथ में फिर हमने यहाँ पर लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ, इसकी चर्चा की थी। यहाँ पे किस तरीके से माओवादी जो लोग थे और राजा के बीच में कैसे संघर्ष रहा, 2006 में सबसे लास्ट में यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। फिर हमने लोकतंत्र जो श्रीलंका है उसमें जातीय संघर्ष है, तो किन के बीच में जातीय संघर्ष है, किन दो जातियों के बीच में, तो एक सिन्हली और एक तमिल समुदाय के लोग थे, उनके बीच में जातीय संघर्ष रहा। जो सिन्हली लोग थे वो जो तमिलों जो भारत से आए लोग थे उनको अपने बराबर का दर्जा नहीं देना चाहते थे, और जो तमिल थे वो अपनी स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। इनके बीच में हमने विवाद पढ़ लिया था। इसके साथ साथ में भारत और पाकिस्तान में किस किन चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, इसके बारे में भी पढ़ रहे थे कि भारत का क्या कथन है कि पाकिस्तान में ISI के जो लोग हैं उनको वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको धन प्रदान किया जाता है और हथियारों भी प्रदान किए जाते हैं, हथियार, और उनको उग्रवादी होने के लिए किस तरीके से उकसाया जा रहा है, ये भारत का कहना था पाकिस्तान के विरोध में। और इसके साथ साथ में पाकिस्तान भी कहता था कि जो बलूचिस्तान के एरिया है वहाँ पे जो भी ख़राब परिस्थितियाँ हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है, भारत है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने के बाद अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर का, जो है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देश को पढ़ने का मेन पर्सपेक्टिव यही है कि जो दक्षिण एशिया है उसमें दक्षिण एशिया के जो मैप है उसमें भारत एकदम सेंटर में आता है, और इसके आसपास में जो भी राज्य या फिर राष्ट्र आते हैं उन सबसे कैसे इसके संबंध हैं और किन किन चीज़ों को लेकर वहाँ पर संघर्ष उत्पन्न है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत और उसके पड़ोसी देश। तो भारत और उसके पड़ोसी देश में सबसे पहले हम बांग्लादेश के बारे में पढ़ लेते हैं कि बांग्लादेश और भारत के कैसे संबंध हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद हैं। भारतीय सरकार के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश इनकार, ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले शामिल हैं। अब देखिए, कोई भी राष्ट्र राज्य है उसके आसपास के जो भी पड़ोसी देश हैं उनसे
बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं, तभी वहाँ पर संघर्ष होता है। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके आपस में विचार मैच करते हैं, जिनकी थिंकिंग मैच कर जाती है, और जहाँ थिंकिंग मैच करती है वहाँ पर उनके मधुर संबंध होते हैं। तो ये बांग्लादेश है जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके जल में हिस्सेदारी को लेके दोनों ही देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। इसके साथ साथ में जो भारत के जो विरोधी हैं इस्लामिक कट्टरपंथी जमात, उनको समर्थन भी दे रहा है बांग्लादेश की सरकार। इसको लेके भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने के भी आरोप हैं। अब बांग्लादेश का कहना है कि जो भारत है वो जो बांग्लादेश की प्राकृतिक गैसें हैं उसमें सेंधमारी करता है, यानी कि उसमें अपनी पहुंच निर्धारित करने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ में अपने को भारत को ज़्यादा फ़ायदा हो ऐसी नीतियाँ बनाता है। और व्यापार में वो बेईमानी के भी यहाँ पर आरोप लगा रहा है बांग्लादेश भारत पर। भारत और बांग्लादेश में विभेदों के बावजूद कई मसलों पर सहयोग करते हैं। बांग्लादेश भारत के पूरब चलो की नीति का हिस्सा है। अब देखिए काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतभेद हैं, इसके बाद भी दोनों के संबंध काफ़ी सारे टॉपिक्स पे काफ़ी सारे मुद्दों पर मैच करते हैं थिंकिंग दोनों की। तो उसमें से पहला है पूरब चलो की नीति। बांग्लादेश पूरब चलो की नीति अपनाया, उसके साथ साथ भारत ने इसका ज़ोरदार समर्थन किया। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के ज़रिए दक्षिण पूर्व एशिया से संघर्ष साधने की बात है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। और यहाँ पर देखिए जो पूरब चलो की नीति है वो म्यांमार से होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया की ओर संघर्ष को साधने की, वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक उपाय है। और इसके साथ साथ में जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, आपदा प्रबंधन, उनको कैसे प्रबंध किया जाए। जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनका प्रबंध कैसे किया जाए, उनको मैनेज कैसे किया जाए, और पर्यावरण के जो मसले हैं, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए, इस पे दोनों लोग निरंतर सहयोग कर रहे हैं, दोनों लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम जो भारत का सेकंड पड़ोसी देश है नेपाल, उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत से कैसे संबंध हैं। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध हैं और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट, पारपत्र और वीज़ा के आ जा सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच की अगर बात की जाए तो दोनों के संबंध अच्छे हैं, और इतने अच्छे हैं कि वो लोग आपस में कुछ संधियाँ भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ में दोनों ही देश के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट, बिना कोई वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। परंतु नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। जो नेपाल है वो जो चीन के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, ये चीज़ नेपाल जो चीन के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, ये चीज़ जो है भारत सरकार को अप्रसन्न यानी कि निराश कर देती है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, और एक ये भी चीज़ से नाराज़ है भारत नेपाल की सरकार से कि जो भारत के जो विरोधी तत्व हैं, यानी कि जैसे पाकिस्तानी जो ISI वाले आतंकवादी हैं, उग्रवादी आतंकवादी हैं, या फिर चीन के कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या फिर किसी भी चीज़ में, तो उनके खिलाफ़ यहाँ पर जो नेपाल है वो कोई भी खास कदम नहीं उठा रहा है। नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उसकी नदी जल में तथा पनबिजली पर आंख गड़ाए हुए है। चारों तरफ से ज़मीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। और अब नेपाल को क्या लगता है भारत के बारे में कि जो नेपाल में पनबिजली की व्यवस्था है और जो जल की व्यवस्था है, मतलब जल से जो हम पनबिजली बनाते हैं, पानी वाली बिजली बनाते हैं, उस पर भारत की नज़र है, ठीक है। और जो नेपाल के चारों तरफ पानी की सुविधा है और बीच में एक भू क्षेत्र
से होकर जाता है, तो वो जो नेपाल को दूसरे देश में जाने का रास्ता है समुद्र वाला, उससे नेपाल को रोक रहा है। मतभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन जैसे मसले पर एक साथ हुए हैं। अब इतने सारे मतभेद हैं, फिर भी काफ़ी सारे मामले में वो दोनों भारत और नेपाल एक साथ सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि व्यापार हो गया, वैज्ञानिक सहयोग हो गया, संसाधन हो गया, बिजली उत्पादन हो गया, जैसे मसले पर एक साथ हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत और श्रीलंका के संबंध। श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। जो भारत और श्रीलंका के संबंध हैं, वो वहाँ पे जो श्रीलंका में जातीय संघर्ष है, उस जातीय संघर्ष को लेकर इन दोनों के बीच में संघर्ष उत्पन्न है। जो सिनेली और तमिलों के बीच में जो संघर्ष है, उसको लेकर यहाँ पर दोनों के बीच में थोड़ा सा मतभेद रहती है, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स रहती है। और 1987 में ऐसा हुआ भी कि भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका में भेजी थी तमिलों को सुरक्षा देने के लिए और इस संघर्ष को ख़त्म करने के लिए। लेकिन श्रीलंका की नागरिकों को और सरकार को ऐसा लगा कि भारत है श्रीलंका के जो अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, इसीलिए वहाँ पर उस सरकार का होना जायज़ नहीं है, तो उस सेना का होना जायज़ नहीं है, तो वो सेना को वापस बुलाना पड़ा भारत को। सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद से पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से भी दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं कि कोई दो देश आपस में काफ़ी सारे मतभेद लिए हुए हैं, लेकिन उन प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो आपसी सहयोग से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो जैसे एक सुनामी है, सुनामी श्रीलंका में आई और उससे जो तबाही हुई, उससे भारत ने श्रीलंका को मदद की, तो दोनों एक दूसरे को संबंध एक दूसरे से मधुर हो पाए हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत और भूटान। भारत और भूटान के बीच भी मधुर संबंध हैं। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। हम इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। अब देखिए, भूटान का तो यहाँ पे बहुत छोटा सा यहाँ पे टॉपिक है कि भूटान से भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। इसके साथ साथ में जो भूटान पनबिजली बनाने की बड़ी परियोजना कर रहा है, उसमें भारत उसको योगदान दे रहा है, सहयोग कर रहा है। अब पढ़ते हैं भारत और मालदीव। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी से भरे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया। अब देखिए, श्रीलंका से भारत के संबंध इसलिए ख़राब रहते हैं क्योंकि वहाँ पे जातीय संघर्ष है। दो जातियाँ हैं और दोनों ही जाति आपस में लड़ती रहती हैं। ठीक है, अब श्रीलंका से जो तमिल सैनिक आ गए थे यहाँ पर मालदीव पर हमला किया था, तो भारत की सेना को मालदीव की जो सरकार थी, उन्होंने हेल्प के लिए, मदद के लिए पुकारा था, तो भारत ने मालदीव की हेल्प की थी। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी, तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्यवाही की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया था, तो मालदीव ने भारत की सरकार से मदद मांगी, तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्यवाही की, उसकी हेल्प की, मदद की। भारत ने मालदीव की आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है, इसी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। अब देखो, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में भारत का भूक्षेत्र, भारत का आकार काफ़ी बड़ा है। इसके आसपास के छोटे छोटे जो राज्य हैं या फिर जो देश हैं,
वो अपना आर्थिक विकास तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी प्राकृतिक संसाधन है, अगर भारत से उनके संबंध अच्छे होते हैं तो भी कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि भारत से अच्छे संबंध के पीछे भारत की ही कोई रणनीति छिपी है। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, शांति और सहयोग। किन किन मामलों में शांति हुई है और किन किन मामलों में इन देशों ने आपस में सहयोग किया है। अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर इन दक्षिण एशिया के जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट हुई, संघर्ष हुआ है भारत के साथ में या फिर उनके दूसरे देश के साथ में, जैसे बांग्लादेश श्रीलंका का हो गया, मालदीव श्रीलंका का हो गया। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने आपस में भी मुठभेड़ की है, लेकिन काफ़ी सारे मामलों में उन लोगों ने आपस में सहयोग को भी महत्व दिया है। जैसे कि यहाँ पे सहयोग की बात की जाए तो एक है दक्षेस, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। ठीक है, यहाँ पर जो दक्षिण एशिया के सभी देश हैं उन्होंने यहाँ पर सहयोग किया है। दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। दक्षेस के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते साफ्ता पर दस्तखत किए। अब यहाँ देखो, जो हम दक्षेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं वो सभी आपस में सहयोग कर रहे हैं, एक संगठन बना रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। और इस दक्षेस की शुरुआत 1985 में हुई और इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे दक्षेस को ज़्यादा उपलब्धि तो प्राप्त नहीं हुई, ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसी का ही एक नया रूप 2002 में आया जिसको हम दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा के नाम से जानते हैं। यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं, तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। अब देखो, सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार। अब देखिए, कोई भी कंट्री, कोई भी दो कंट्री है वो आपस में ट्रेड कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, तो उनका जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए, दूसरी कंट्री में जाने के लिए जो टैक्स लगता है उस टैक्स पर मुक्त व्यापार कर लें, वो उस टैक्स को कम कर लें, तो इन लोगों के बीच में आपसी जो व्यापार हो रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी और इससे क्या होगी, शांति और सहयोग भी उत्पन्न होगा। एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को सही करने में हम सहयोग भी कर सकेंगे। 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया है और ये जो साफ्ता है 2002 में इस पे हस्ताक्षर हुए, साइन हुए, सिग्नेचर हुए। इसके बाद यहाँ पे 2006 में इसको प्रभावी बनाया गया है। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्ता की ओट लेकर भारत अनेक बाजार में सेंध मारना चाहता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म न होने वाले झगड़ों और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते हैं। देखो, कुछ जो छोटे देश हैं वो ये मानते हैं कि जो अभी दक्षेस रहा, इसके बाद में जो साफ्टा आ गया, इन सब की आड़ में, इन सब के कंधे पे बंदूक चला के भारत जो छोटे छोटे देश हैं उनके बाज़ारों में, उनके व्यापार में ये सेंध मारना चाहता है, यानी कि उनके व्यापारों को, उनकी अर्थव्यवस्था को नष्ट करना चाहता है और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता है, अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहा है। और जो भारत और पाकिस्तान के संबंध है वो तो ऐसे जान पड़ रहे हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर को लेके हो गया, बांग्लादेश को लेके हो गया, ऐसे मुद्दे, और बलूचिस्तान को लेके हो गया, ISI आतंकवादी हमलों को लेके हो गया, तो इनके जो आपसी झगड़े हैं वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले। दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर सहमत हो गए, लेकिन दोनों देश ये चाह रहे हैं कि मतभेद तो हो लेकिन हमारे पास हथियारों का युद्ध ना हो। इसके लिए दोनों ही देश आपस में सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों के पंजाब वाले हिस्से के बीच कई
बस मार्ग खुले हैं, अब वीज़ा आसानी से मिल जाते हैं। और देखो पंजाब से होते हुए जो रास्ता जा रहा है उस पे वीज़ा की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है दोनों देशों की सहयोग के कारण। कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता, चाहे क्षेत्र अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। विकास और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये 2 बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं। अब देखो जैसे कि सबसे ज़्यादा जो भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो किस में, चीन में होती हैं। एक चीन में होती हैं, चीन के साथ, और एक पाकिस्तान के साथ होती हैं। ठीक है, ये 2 ही देश हैं जिसके साथ भारत के संबंध बहुत ज़्यादा गर्म तो बहुत ज़्यादा नर्म अचानक से होते हैं। लेकिन जो चीन है पिछले कुछ 10 वर्षों से चीन के साथ काफ़ी सारे मुद्दे हैं, उन पे सहयोग भारत कर पाया है। और दक्षिण एशिया में ये 2 ही देश हैं जो कि बड़ी एक महाशक्ति के रूप में सामने उभर कर आए हैं, क्योंकि दोनों ही देशों के पास विशाल जनसंख्या है, संप्रभुता है, भू क्षेत्र है, इसके साथ साथ में और भी सैनिक व्यवस्था है, बड़ी अर्थव्यवस्था है और जनसंख्या भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन 2 देशों के पास से तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रही हैं। अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, कंक्लूजन। दक्षिण एशिया को संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहेगा, अथवा यह एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसके सांस्कृतिक गुणधर्म तथा व्यापारिक हित एक हैं। और जो दक्षिण एशिया के जो संघर्ष हैं, इनमें कभी संघर्ष ज़्यादा तो कभी संघर्ष कम, कभी सहयोग, ये सब तो चलता ही रहेगा। लेकिन इनका जो गुट है वो एक क्षेत्रीय गुट है और सांस्कृतिक गुणधर्म को और व्यापार के हितों को लेकर एक रहते हैं ये लोग, क्योंकि अपनी संस्कृति को बचाने में और अपने व्यापार का हित साधने में ये दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र हैं सभी सहयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे चैप्टर 6 के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।